हेलो फ्रेंड्स, स्टूवान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलिए भाई, तो आज हम लोग फिर शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की, जिसमें से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ ही साथ एक चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में डेफिनेटली आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वो अपनी बॉडी के ही विषय में डिस्कस करेंगे। तो अपनी बॉडी के विषय में जानना तो अपने आप खुद में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है स्टडी का। और आज जो टॉपिक है हम लोगों का वह है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोल का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। कंट्रोल का मतलब होता है कि किसी हो रहे प्रोसेस के ऊपर एक कंट्रोल डेवलप करना, ताकि वो प्रोसेस जो है वो लिमिट में रहे, लिमिट से बाहर न जाने पाए। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो उन सारी एक्टिविटीज़ को के ऊपर एक कंट्रोल डेवलप करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक्टिविटीज़ का होना। क्योंकि अगर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अगर ज़्यादा या कम होने लगेगा तो डेफिनेटली उसका प्रभाव हम लोगों के बॉडी पर पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। तो कंट्रोल के साथ साथ जो दूसरा शब्द है वह है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि दो के बीच में या दो से अधिक जहाँ पर चीज़ें एक साथ काम कर रही होती हैं तो उनके बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना, बैलेंस स्थापित करना। तो बैलेंस कैसे बनाया जाए, तो बैलेंस को बनाने के लिए यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अब सपोज करिए हार्ट बीटिंग हो रही है और डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। तो बीटिंग, हार्ट की बीटिंग का डाइजेशन से एक अपना रिलेशन है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वह हार्ट की बीटिंग के कारण ब्लड पंप होता है और जो डाइजेस्टेड फूड है वो फूड एब्जॉर्ब होकर के बॉडी के डिफरेंट रीजन में पहुंचाया जाता है। रेस्पिरेशन से उसका रिलेशन है, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो गैसेस इनटेक की जाती हैं, ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है, फिर वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो जैसे डिफरेंट सिस्टम बॉडी के हैं, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, एक्सक्रीटरी है, रिप्रोडक्टिव है, जैसे डिफरेंट सिस्टम्स बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, बॉडी को चलाने के डिफरेंट फंक्शंस की जिम्मेदारी लेकर के अपना काम लगातार कर रहे हैं। तो उनके ऊपर एक कंट्रोल डेवलप करना और उन्हें कोऑर्डिनेट करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये न हो तो बॉडी में इम्बैलेंस डेवलप होगा और निश्चित रूप से बॉडी किसी न किसी बीमारी का, किसी न किसी जो है प्रॉब्लम की शिकार हो जाएगी। तो अब ये कैसे बैलेंस डेवलप किया जाए, तो इस बैलेंस को डेवलप करने के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं। एक है न्यूरल सिस्टम, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करें तो उसमें क्या आता है, चलो देखते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम के विषय में। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की यदि हम बात करें तो प्रोसेस बाय विच टू आर मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड कंप्लीमेंट ईच अदर्स फंक्शंस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। जिससे जो है उनके फंक्शंस एक दूसरे से जो है मिल करके चलें। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा या कम न होने पाए, एक बॉडी जो है बॉडी में बैलेंस बना रहे। तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो इस कोऑर्डिनेशन के लिए जैसा मैंने बताया कि दो सिस्टम होता है। पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम।
एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम में क्या है कि इसमें जो है न्यूरॉन्स हैं, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो आज इस पार्ट में हम लोगों को जो डिस्कस करना है वह डिस्कस करना है नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम की बात करनी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की। तो न्यूरल सिस्टम को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। जैसा आप जानते हो कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो सेल से ही हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं। तो निश्चित रूप से नर्वस सिस्टम की भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कोई न कोई सेल ही होगी, और वह सेल हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल है, और उसको हम लोग कहते हैं क्या है, नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है ना, उसे नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है कि इसका काम है डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुली। स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, पहचानना, रिसीव करना और उसे ट्रांसमिट करना, पास करना, यह इनका काम होता है। ठीक है, और यदि हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स। पहला हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है ना, तो एक CNS होता है और दूसरा होता है PNS। तो CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकलने वाली नर्व्स इसे बनाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकलने वाली नर्व्स ही जो है इसे बनाती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये चूँकि बॉडी के पेरीफेरल रीजन में, बॉडी के जो है पेरीफेरल रीजन में फैलती है और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम CNS की बात करें तो CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जबकि PNS कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व से बना हुआ है। PNS के में दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, अफरेंट नर्व फाइबर्स एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स, जिसे आप लोग सेंसरी और मोटर के नाम से जानते हैं। सेंसरी कौन होता है, जो मैसेज को रिसेप्टर आर्गन से, ठीक है, जो मैसेज को रिसेप्टर आर्गन से, जैसे स्किन हुआ, टंग हुआ, आई, ईयर है, तो इन सब जगहों से रिसेप्टर आर्गन से मैसेज को रिसीव करके जो ब्रेन तक पहुंचाता है, जो स्टिमुलस को रिसीव करके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अफरेंट कहते हैं या सेंसरी कहते हैं, जो मैसेज को ले जाने वाला काम करे। और वहाँ पर फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो डिसीजन होता है, उसके बाद उस मैसेज को, उस स्टिमुलस को, ठीक है, फिर कहाँ तक पहुँचाना, इफेक्टर आर्गन तक पहुँचाना, यह काम किसका होता है, इफरेंट नर्व फाइबर का होता है। ठीक है, तो अफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम आर्गन्स टिश्यू टू द CNS। आर्गन टिश्यू से CNS तक पहुंचाता है, वेयर एज द इफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू द टारगेट या टिश्यू आर्गन। जिनको रिस्पांस देना है, जिन्हें परफॉर्म करना है, वहां तक ही पहुंचाने का काम करता है। तो सेंसरी क्या होता है, अफरेंट है सेंसरी और इफरेंट है मोटर। ये हो जाता है सेंसरी नर्व, जबकि यह होता है इफरेंट वाला होता है मोटर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए क्लासिफिकेशन कि नर्वस सिस्टम में जो है पेरीफेरल, सेंट्रल। अब पेरीफेरल के 3 पार्ट हो जाते हैं, क्या, ऑटोनॉमिक, सोमैटिक एंड विसरल। और ऑटोनॉमिक के फिर सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक। एंटेरिक मीन्स इंटेस्टाइनल। ठीक है, तो ये इसका डिवीजन हो जाता है। तो सबसे पहले क्या,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हो जाते हैं, पहला क्या, ब्रेन, और दूसरा क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, somatic and autonomic nervous system. And the somatic nervous system transmit impulses from CNS. Somatic nervous system transmit impulses from CNS to skeletal muscles. That is why it is voluntary. Somatic nervous system क्या होगा, voluntary होगा, वो हमारी will पर कंट्रोल होगा, ठीक है ना, it is voluntary. जबकि जो ऑटोनॉमिक होगा, ये जो है यह सीएनएस से मैसेज को लेकर के कहाँ देगा, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को देगा, इसलिए यह क्या होगा, इनवॉलंटरी होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, वॉलंटरी होगा, यह वॉलंटरी होगा, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी होगा। जबकि ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी होगा, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो बेसिक पार्ट में बटा होता है, और ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं ताकि बैलेंस को इस्टेब्लिश कर सकें। जैसे सिंपैथेटिक जैसे हार्ट बीट को बढ़ाएगा, तो पैरासिम्पैथेटिक उसे स्लो डाउन करेगा, ठीक है। उसी तरीके से पैरासिम्पैथेटिक गैस्ट्रिक सेक्रीशन को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक सेक्रीशन जिससे जो है डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट किया जा सके, तो गैस्ट्रिक सेक्रीशन को बढ़ाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है गैस्ट्रिक सेक्रीशन को घटा देगा। ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट इसलिए चलते हैं ताकि एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया जा सके, ठीक बेटा, एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया जा सके, इसलिए एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। चलो, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये आता है आपका नर्व सेल या न्यूरॉन। इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सेल बॉडी, जिसे साइटॉन कहते हैं, फिर डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ये इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर आप फिगर देखिए तो ये आपका पहला पार्ट क्या हो जाता है, ये साइटॉन या सोमा जिसे लिखा है, साइटॉन या सेल बॉडी, ठीक है। दूसरा, इस साइटॉन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है, और इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिस साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। इसमें जगह जगह पर जो है इस तरीके से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगी। जिससे हम लोग नीसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो इन नीसल्स ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगी, और इसके अलावा इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरोप्लाज्म, ठीक। अब यहाँ से जो है कुछ प्रोसेसेस निकले हुए हैं, जैसे ये सब प्रोसेसेस निकले हुए हैं, तो इन प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। इन प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे, ठीक है। और एक लंबा सा प्रोसेस निकला हुआ है, इस लंबे प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, एक्सॉन नाम देते हैं। इस लंबे प्रोसेस को क्या नाम देंगे, एक्सॉन। और इस एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग लगी हुई है जिसे हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ, और ये माइलिन शीथ बीच बीच में ब्रोकन होता है, और इस ब्रोकन पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, नोड ऑफ रैनवियर। इसे हम लोग क्या कहेंगे, नोड ऑफ रैनवियर कहेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहला क्या है, साइटॉन, साइटॉन से निकला हुआ क्या, डेंड्राइट्स,
और एक लंबा सा प्रोसेस जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे, ठीक है। और एक्सॉन के बाद फिर जो है एक्सॉन प्रोसेसेस होते हैं, जो प्रोसेसेस ऐसे निकले हुए हैं और ये एंड होंगे विद अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे जो है नर्व एंड या एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आओ अभी हम लोग देखते हैं पीछे की बात कि इसमें क्या है कि हाँ, सेल बॉडी या साइटोन contains the cytoplasm that contain the granular structure known as Nissls granules. ओके बेटा। दूसरा, इसी से जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं which are known as what? Dendrites, और dendrites transmit impulses towards the cell body. Dendrites जो है impulses को सेल बॉडी की तरफ पास करेगा। दूसरी बात क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन के लिए हम बात करें तो फ्रॉम द सेल बॉडी अराइजेज अ लॉन्ग एक्सॉन। सेल बॉडी से जो है एक लंबा सा जो है एक्सॉन निकला हुआ है, whose distal end is branched and that branch is known as what? उस ब्रांचेस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सॉन प्रोसेसेस कहेंगे, और उस प्रोसेस के एंड पर जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज नोन एज व्हाट? सिनेप्टिक नॉब। क्योंकि ये सिनेप्टिक नॉब अभी आपको जो है देखना है क्या, सिनेप्स, कैसे सिनेप्स बनता है, कैसे नर्व्स आपस में नर्व से जुड़ती हैं, ठीक है। द सेल ऑफ द एक्सॉन विच आर कवर्ड बाय माइलिन शीथ आर नोन एज स्वान सेल्स। ओके, स्वान सेल्स जो है मिल करके क्या बनाती हैं, माइलिन शीथ बनाएंगी, ठीक बेटा। एंड द गैप, दो माइलिन शीथ का जो गैप होगा दैट इज नोन एज व्हाट? नोड ऑफ रैनडियर। तो इतना तो कॉन्सेप्ट हमने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको आई होप क्लियर हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं, तो न्यूरॉन्स के टाइप्स की यदि हम बात करें तो ये मल्टीपोलर, बाईपोलर या यूनिपोलर में इनको क्लासिफाई किया गया है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का मतलब होता है जिसमें कई सारे ब्रांचेस हों। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने देखा था, अब आप यहाँ भी देख सकते हैं इसको, इसमें जो है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है जिसमें जो है यह एक्सॉन हो गया, इसके अलावा ढेर सारे जो है इससे निकले हुए प्रोसेस है जिसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मल्टीपोलर न्यूरॉन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन। और ये मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है ये कहाँ पाया जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये पाया जाएगा, ठीक बेटा। दूसरा होता है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन क्या होता है, जैसे ये देखिए, इसमें जो है एक एक्सॉन है और दूसरा जो डेंड्राइट है वो आगे जाकर के फर्दर ऐसे ब्रांच हो गई है। तो यहाँ पर जो है एक एक्सॉन एक डेंड्राइट है, लेकिन डेंड्राइट जाकर के फर्दर ब्रांच हो जा रही है, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दो अलग अलग एक्सॉन्स निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो है कहलाते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स कहलाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। और इनका एग्जाम्पल है, कहाँ पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड इन रेटिना, ठीक है ना। दीज आर फाउंड इन रेटिना, रेटिना में पाए जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर मीन्स जहाँ पर सिर्फ एक ही हो। यूनिपोलर मीन्स जहाँ पर एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर एक ही जो है प्रोसेस निकल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिपोलर कहेंगे, ठीक है। विद वन एक्सॉन ओनली एंड नो डेंड्राइट, यहाँ पर डेंड्राइट नहीं मिलेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम ये ऐसा जो है कहलाएगा क्या, इस तरीके से। ये एक जो है साइटान हो गया और एक एक्सॉन हो गया, इसमें डेंड्राइट्स नहीं होंगे। तो इस तरीके का न्यूरॉन कहलाएगा यूनिपोलर न्यूरॉन, और ये पाया जाएगा कहाँ पर, इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये पाया जाएगा, ठीक बेटा। ये याद रखेंगे आप लोग, कौन कहाँ पर पाया जाएगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या पाया जाएगा, मल्टीपोलर, रेटिना में बाइपोलर, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर या एपोलर, कभी कभी बिना प्रोसेस के भी रहते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग एपोलर कहेंगे, ठीक बेटा। चलो आगे हम लोग करते हैं क्या,
अब एक बात और आती है, एक क्लासिफिकेशन और है न्यूरॉन्स का, दूसरा माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड में क्या है? माइलिनेटेड का मतलब है, माइलिनेटेड मीन्स हैविंग द माइलिन शीथ। माइलिनेटेड मीन्स नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड विद द स्वान सेल्स या माइलिन शीथ। स्वान सेल्स या माइलिन शीथ से वह कवर्ड होगा। ठीक है ना, स्वान सेल्स या माइलिन शीथ से कवर्ड होगा। और दूसरा कि नोड ऑफ रेनबियर यहाँ पर तो रहेगा, जब माइलिन शीथ है तो बीच बीच में ब्रेक रहेगा, जिसे हम लोग नोड ऑफ रेनबियर कहेंगे। दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड। अच्छा, लेकिन माइलिनेटेड नर्व्स पाई कहाँ जाती हैं? तो दीज आर फाउंड इन द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। माइलिनेटेड नर्व्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में ये पाया जाएगा। और नॉन माइलिनेटेड कहाँ पाया जाएगा? नॉन माइलिनेटेड्स दीज आर एनक्लोज्ड विद स्वान सेल्स। स्वान सेल्स तो रहती हैं लेकिन माइलिन शीथ नहीं बनती है, इसमें माइलिन शीथ नहीं बनती है। ठीक है, और दीज आर कॉमनली फाउंड इन सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। इस सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे। फाउंड इन ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक बेटा, ये ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होगा कि माइलिन की कवरिंग होगी, माइलिन शीथ होगा, जबकि नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ नहीं होगा। ठीक है ना, तो माइलिनेटेड कहाँ पाया जाएगा? दीज आर फाउंड इन द माइलिनेटेड वन आर फाउंड इन द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। और नॉन माइलिनेटेड वन कहाँ पाया जाएगा? सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक बेटा, आगे हम लोगों को देखना है कि कैसे नर्व इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन होता है, जो इस चैप्टर का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, नर्व इम्पल्स का जनरेशन एंड कंडक्शन, ये इस चैप्टर का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक बेटा, तो इसमें क्या है कि न्यूरॉन्स जो है एक ऐसी सेल है, न्यूरॉन्स जो है बॉडी की एक ऐसी सेल्स हैं जिन सेल्स में एक्साइटेबिलिटी होती है, मीन्स वो जो है स्टिमुलेट हो सकती हैं, और इसी कारण से उनमें आयंस का एक्सचेंजिंग होता है और उनमें पोलैरिटी डेवलप होती है। ठीक है ना, तो न्यूरॉन्स आर द सेल्स दैट कैन बी स्टिमुलेटेड एंड एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली। ठीक है, देयरफॉर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। अब पोलराइज्ड स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, आओ देखते हैं हम लोग यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से। देखो बेटा, इस फिगर में क्या दिखाया गया है, यह आपकी एक एक्सॉन है। ठीक है ना, यह एक्सॉन है। इस एक्सॉन के अंदर यह जो रीजन है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इससे हम लोग शब्द यूज देंगे क्या? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा उसे नाम देंगे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ECF एंड ICF, अगर इसको शार्ट में देखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ECF और इसे लिख सकते हैं ICF, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। देखो बेटा, इसमें होता क्या है कि इसके बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में, मतलब एक्सॉन के बाहर, यह लेयर क्या है? यह लेयर है एक्सॉन की एक्सोलेमा। एक्सोलेमा मीन्स एक्सॉन की लेयर, एक्सोलेमा मीन्स एक्सॉन की लेयर। ठीक है, इसे हम लोग एक्सॉन की लेयर कहेंगे। इसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है इस मेम्ब्रेन के ऊपर, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया? तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि बाहर जो है ज़्यादा मात्रा में सोडियम आयन है,
और अंदर जो है ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम आयन है इन कंपेरिजन टू द सोडियम। इसके अलावा बाहर जो है क्लोराइड आयन भी है और अंदर भी क्लोराइड आयन है, लेकिन अंदर सेल के अंदर क्लोराइड आयन अधिक है, ठीक है। और इसके अलावा निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं, तो अंदर क्लोराइड आयन भी है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है। इन दोनों कारणों से, निगेटिवली आयन प्रोटीन और क्लोराइड आयन के कारण अंदर का जो चार्ज है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। अंदर का चार्ज निगेटिव होगा, इसलिए आप अंदर देख पा रहे हैं कि सब जगह क्या लगा हुआ है, माइनस 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 है, क्योंकि अंदर जो है निगेटिवली चार्ज कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बाहर की तरफ यदि हम बात करें तो बाहर की तरफ जो है पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट ज़्यादा है, मीन सोडियम आयन अधिक है। सोडियम आयन अधिक होने से बाहर का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना बेटा, बाहर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सोडियम आयन बाहर अधिक है। अब क्या हुआ, इसके अलावा एक यहाँ पर एक चीज़ चलती है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, यह इसके अंदर से ICF से जो है 3 सोडियम बाहर, तो 2 पोटेशियम बाहर से 2 पोटेशियम अंदर ले आने का काम हमेशा करता है। जो आप देख सकते हो यहाँ पर, यह एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब कि जहाँ पर एनर्जी को खर्च करके चीज़ों को मूव कराया जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव मूवमेंट कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एनर्जी खर्च करके सोडियम पोटेशियम पंप जो है चलाया जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि 2 पोटेशियम अंदर लाया जा रहा है, तो 3 सोडियम बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, ठीक है ना। ये 3 सोडियम बाहर तो 2 पोटेशियम अंदर ले जाएगा। यह एक साइकिल चलेगी तो 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर जाएगा, तो जिस कारण से बाहर पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाएगा, जिससे जो है मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और अंदर जो है निगेटिव चार्ज अधिक होगा, इसलिए अंदर क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन कंटेन द इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल चैनल आयंस। सेलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल्स इसके पास होता है, जो कि सिलेक्टेड आयंस को ही अंदर बाहर आने जाने देता है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहे थे, वह सिर्फ सोडियम को जो है रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम को जो है बाहर और पोटेशियम को अंदर आने देगा। इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये रेस्टिंग स्टेज हो गया, या इसे अब पोलराइज्ड स्टेज कहेंगे, ठीक बेटा, इसे क्या कहेंगे, पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। आओ यहाँ देखते हैं कि व्हेन नो नर्व इम्पल्स इज बीइंग ट्रांसमिटेड, कोई नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट अगर नहीं हो रहा है, तो द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, ठीक है। अगर कोई मेम्ब्रेन नहीं जा रही है तो वह इन सोडियम आयन को अंदर जाने से रोकेगा, बल्कि पोटेशियम को अंदर जाने देगा, ठीक है, अगर कोई इम्पल्स नहीं जनरेट हो रहा है, तो ये रेस्टिंग कंडीशन कहलाती है। इसलिए क्या होता है कि इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज प्रेजेंट एज कंपेयर टू द सोडियम आयन, क्योंकि पोटेशियम अंदर आ रहा है मेम्ब्रेन में, इसलिए डेफिनेटली उसका कंसंट्रेशन अधिक होगा, जैसा मैंने पहले बताया आपको। और पोटेशियम जो है, पोटेशियम बाहर, पोटेशियम अंदर आ रहा है, इसलिए पोटेशियम कंसंट्रेशन अंदर मेम्ब्रेन के अंदर मीन्स द साइटोप्लाज्म में, उसके एक्सोप्लाज्म में अधिक होगा, जबकि बाहर जो है सोडियम का अधिक होगा। वही चीज़ देखिए यहाँ पर, इसी चीज़ को जो है चैनलाइज करके दिखाया गया है कि ये 3 सोडियम को जो है ये बांध करके एक साथ इस रास्ते से निकाल रहा है बाहर, और 2 पोटेशियम को बांध करके ये अंदर ला रहा है। ये सोडियम पोटेशियम पंप ऐसे चलता रहता है, ठीक है। द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस क्रिएटेड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड द ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। ये बात ध्यान रखेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप maintains it, that is actively transport 3 sodium outside and 2 potassium ions
inside. ठीक है. As a result, the outer surface of the axonal membrane has a पॉजिटिव चार्ज. आउटर सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा. ठीक है. और इसीलिए जो है इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पोलराइज्ड कहते हैं. क्यों? क्योंकि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा इसमें. देखिए यहाँ पर देखिए, बाहर सब जगह जो है पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज है. ये पोलराइज्ड कंडीशन होती है. ठीक है. अब क्या हुआ, कि जब एक स्टिमुलस दिया गया इसको, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, इसको हमने स्टिमुलस दिया, यहाँ पर स्टिमुलस दिया, इसको टच कर दिया, जैसे ये है, हमने इसको टच कर दिया, हीट दे दिया, पिंच कर दिया, कुछ कर दिया. ठीक है. तो स्टिमुलस हमने इसको दे दिया. अब हमने जब इसको स्टिमुलस दे दिया तो अब क्या होगा इसके साथ, देखिए स्टिमुलस देने के बाद इट बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन. सोडियम आयन के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाएगा. सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएगा. उल्टा काम हो गया. अभी तक जो पोटेशियम अंदर आ रहा था, अब सोडियम अंदर आने लगेगा. जब सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम का कंसंट्रेशन, ऑलरेडी पोटेशियम है ही, सोडियम भी अंदर आ गया, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गया और बाहर जो है क्लोराइड की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. तो ये थोड़े समय के लिए, थोड़े पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन पर, ठीक है ना, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड एट अ स्मॉल पार्ट ऑफ नर्व क्या हो जाएगा कि पोलरिटी का डिफरेंस आ जाएगा, चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी पोलरिटी. और इस रिवर्स होने के कारण बाहर जो है नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. ठीक है. तो जब अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो अब इसी को कहते हैं क्या, कि यह मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गई. यह मेम्ब्रेन क्या हो गई, अभी तो यह वाली तो पोलराइज्ड है, यह पार्ट अभी पोलराइज्ड है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यह पार्ट क्या हो गया, अब यह पार्ट जो है यह डीपोलराइज्ड हो गया. यह डीपोलराइज्ड हो गया, यह पार्ट डीपोलराइज्ड हो गया. ठीक है. तो वही बात देखिए कि दिस विल कॉज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द न्यूरल मेम्ब्रेन and due to this the polarity of the membrane changes. Polarity of the membrane change हो जाएगा and the inner side of the membrane become positively charged whereas the outside become the negatively charged. अब जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस क्रिएट होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल कहेंगे. ठीक है बेटा. यहाँ पर अब जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा, दिस विल बी नोन एज व्हाट, एक्शन पोटेंशियल. इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल कहेंगे. लेकिन यह जो है बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं होगा, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, थोड़े समय के लिए होगा बस. और उस थोड़े समय में क्या होगा कि थोड़े समय बाद फिर से जो है पोलरिटी में चेंज आएगा और जो सोडियम अंदर आ रहा था, ठीक है ना, वह अंदर आना रुक जाएगा इस रीजन के लिए. यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप फिर से शुरू हो जाएगा. बल्कि इसके बाद वाले रीजन में, इसके आगे जो है आप देखेंगे फिर क्या हो जाएगा कि वही चीज़ हो जाएगी. इधर अब जो है सोडियम की परमिबिलिटी इधर बढ़ जाएगी. अब इधर सोडियम अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब ये पोलरिटी का जो डिफरेंस जो अभी यहाँ पर था, अब इधर चला गया. यानी हम कह सकते हैं कि जो यह इम्पल्स जो बना था, अब यह इम्पल्स प्रोपेगेट करके आगे बढ़ गया. अब पीछे जो है वह वापस फिर से पोलराइज्ड हो जाएगा, पीछे वाला वापस फिर से पोलराइज्ड हो जाएगा. ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई. वापस फिर से ये पोलराइज्ड हो जाएगा. ठीक है. तो यह अब क्या हो गया, यह रीपोलराइज्ड हो जाएगा और यह फिर से डीपोलराइज्ड हो जाएगा. ये तो पोलराइज्ड है ही. ठीक है. तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. ये चीज़ आप देखिए यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर सम टाइम, ठीक है, द परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन डिक्रीजेस. सोडियम आयन की परमिबिलिटी फिर से घट जाएगी एंड पोटेशियम आयन की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी. यानी कहने का मतलब कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम अकर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर सोडियम जाना शुरू हो जाएगा.
वो फिर से सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक्सोनल मेम्ब्रेन अगेन बिकम द पोलैरिटी रिवर्स। इसकी पोलैरिटी फिर वापस जो है रिवर्स हो जाएगी, उलट जाएगी, इसकी पोलैरिटी जो है फिर रिवर्स हो जाएगी। तो अब वह नर्व क्या कहलाएगा? डीपोलराइज्ड का रीपोलराइज्ड कहलाएगा। अब यही नर्व देखिए, अगर हम इसी में बनाएं तो ठीक है बेटा। तो यह इंपल्स आपका यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो इसे यह पार्ट क्या हो गया? यह रीपोलराइज्ड हो गया। और यह पार्ट क्या हो गया? ये तो पोलराइज्ड ऑलरेडी है ही। लेकिन यह पार्ट क्या हो गया? यह पार्ट हो गया डीपोलराइज्ड हो गया। क्यों डीपोलराइज्ड हुआ? क्योंकि यहां पर जो है चार्ज का इनफ्लक्स जारी है, यहां पर जो है सोडियम का अंदर आना जारी है, सोडियम अंदर जा रहा है। और यही क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा हमारा इंपल्स। इससे हम लोग क्या कहेंगे? इंपल्स कहेंगे। ठीक बेटा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यही जो है प्रोपेगेट करता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा इसे, ठीक है। ठीक है, कुछ समय बाद ये चार्ज इधर आएगा और ये आगे की तरफ ऐसे प्रोपेगेट करता जाएगा, ठीक है। तो ये इंपल्स इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, प्रोपेगेशन होता चला जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे थे, ठीक है ना। ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज इधर आता चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। अब इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि ये नर्व्स जो है आपस में जुड़ी कैसे होती हैं। तो नर्व्स का आपस में जुड़ना भी जो है, जैसे अब दो नर्व सेल्स हो गई, ठीक है ना। सपोज करिए एक नर्व सेल ये है,
अब देखिए ये नर्व सेल्स आपस में जुड़ रही हैं, तो यह नर्व कहलाएगी, ये पहले है तो इसे कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसे कहेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। इस वाले को कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और इन दोनों के बीच में जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, जो ये फॉर्मेशन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिनेप्स। ये सिनेप्स है। सिनेप्टिक नॉब एक का एक्सॉन प्रोसेस और दूसरे के जो है डेंड्राइट के साथ अटैच होगा। तो कैसे अटैचमेंट होगा वह चीज आपको यहां पर दिखाई गई है। ठीक है, जैसे कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन अकर्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू द जंक्शन नोन एज व्हाट, सिनेप्सिस। इन जंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, सिनेप्स कहेंगे। ठीक बेटा। अब जो है सिनेप्स में क्या होता है कि एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है ना, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का क्या एक्सॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ अटैच होता है। लेकिन वो अटैचमेंट ऐसा नहीं होता कि बीच पूरी तरीके से अटैच हो जाए, बीच में एक गैप होता है जिसे हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है ना। जैसे ये आप देख रहे हैं ये एक्सॉन है, तो ये एक्सॉन टर्मिनल किसका, यह है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का। सिनेप्स से पहले का जो न्यूरॉन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और ये क्या है, ये जो है डेंड्राइट है दूसरे का, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है। इसमें क्या होता है कि ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज व्हाट, सिनेप्टिक नॉब। इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन वेसिकल्स को बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। इनका अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ठीक है ना, इन्हें क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। और इधर आप देख रहे हैं दूसरा जो है डेंड्राइट का मेम्ब्रेन, इसमें जो है ये आपको जगह जगह पर कुछ ये क्लिप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्लिप लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। और यहाँ पर एक जो गैप ये बना हुआ है, ये इस गैप को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इस गैप को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक बेटा। तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। और इन दोनों गैप के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है, यह लिक्विड है न्यूरोट्रांसमीटर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। जो नीचे देखिए मेंशन है यहाँ पर, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ थे, ये न्यूरोट्रांसमीटर बने थे सिनेप्टिक वेसिकल्स में। ठीक है। और जैसे ही इम्पल्स यहाँ पर पहुँचा, इम्पल्स जैसे ही, इम्पल्स कैसे पहुँच रहा है, पॉजिटिव निगेटिव के चार्जेस के रूप में चल रहा है। तो जैसे ही वह इम्पल्स, ये पॉजिटिव निगेटिव वाला चार्ज, जैसे मान लीजिए कि अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर निगेटिव हो जाएगा, तो यह इंफॉर्मेशन जैसे ही कहाँ पहुँची, यहाँ पर पहुँची, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँचते ही तुरंत सिनेप्टिक वेसिकल्स जो मेम्ब्रेन पर हैं वो फट जाएंगी। और उनके फटते ही लिक्विड यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। और जिसकी वजह से इम्पल्सेस यहाँ से अब सीधे जो है दूसरे नर्व में, मीन्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में चले जाएंगे। ठीक बेटा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट है। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से जब इम्पल्स जो है पहुँचता है, ठीक है ना, इसके नॉब में, सिनेप्टिक नॉब में, तो वेसिकल्स जो है में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको कैरी करके वेसिकल्स आके मेम्ब्रेन पर फट जाएंगी। इनके फटते ही लिक्विड रिलीज हो जाएगा, जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और वह न्यूरोट्रांसमीटर जो है, वह न्यूरोट्रांसमीटर आकर के जो है इंफॉर्मेशन, अब जो है ये इम्पल्सेस इस न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से फिर नेक्स्ट नर्व में चली जाएंगी। ठीक बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लेकिन ये तो एक मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको दिया, लेकिन जो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो सिनेप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सिनेप्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और दूसरा होता है केमिकल सिनेप्स। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था वो केमिकल सिनेप्स के विषय में बात कर रहा था।
इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है कि प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्लोज टू ईच अदर होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, अटैच रहते हैं, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे एक सेल ये होगी, दूसरी सेल ये होगी, दोनों सेल आपस में जो है अटैच्ड है, ठीक है ना, इनके बीच में जो है ऐसे अटैचमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक की जो इंफॉर्मेशन होगी वो दूसरे में बड़े आसानी से चली जाएगी, यहाँ पर किसी ट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं है बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट कैन डायरेक्टली फ्लो फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, और ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स अपनी बॉडी में बहुत रेयर है, बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। एंड इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द इलेक्ट्रिकल वन, केमिकल वन। केमिकल वन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल वन जो है वो क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक है। केमिकल वाला थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाला फास्ट होता है, क्योंकि उसको बीच में कहीं कोई केमिकल ट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस इज वेरी लेस, ठीक है, इट इज़ वेरी लेस टू इम्पल्स कंडक्शन along a single axon to the membrane of presynaptic and postsynaptic neurons। जो अभी हमने आपको दिखाया था यहाँ पर देखिए केमिकल सिनेप्स में, केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है जिसमें इंफॉर्मेशन ये एक्सॉन से आ रहा है, सीधे जो है रिसीविंग सेल में सीधे चला जा रहा है, चाहे वह डेंड्राइट हो किसी दूसरे एक्सॉन की, या जो है फिर आपका मसल सेल ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर सीधे जो है वो चला जाएगा वो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इम्पल्सेस आएंगे ज़रूर, लेकिन वो इम्पल्स जैसे इसमें जो सीधे जा रहा था वह ऐसे नहीं जाएगा, इसमें इम्पल्सेस जो है आएंगे और वो इस रास्ते से न्यूरोट्रांसमीटर से होकर के तब जो है दूसरे मेम्ब्रेन में जाएंगे। अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ना हो तो यह सिनेप्स ब्रेक रहेगा और इसमें इम्पल्स कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि ड्यूरिंग केमिकल सिनेप्स प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस नोन एज व्हाट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्लेफ्ट है जिस क्लेफ्ट में फ्लूइड भरा हुआ है, जिस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एसिटिलकोलिन है, डोपामीन है, एड्रेनालिन है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स इसके क्या हो जाएंगे, ये सब क्या है, ये सब न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, एक जनरेशन एक सेल से दूसरे सेल में जाने में हेल्प करते हैं, ठीक बेटा। तो आओ, आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है कि विच इम्पल्स रीचेज द एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक वेसिकल्स मूव टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन एंड फ्यूज टू इट। देखो जैसे जो है ये आया तो ये आकर के हम मेम्ब्रेन किनारे पर जाकर के फट जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर देंगे। दिस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स देन बाइंड टू द receptors on the postsynaptic neuron and this opens the ion channel into, as a result the impulses move from one to other। तो ये करता क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है जाकर के नेक्स्ट मेम्ब्रेन की आयन चैनल्स को ओपन कर देंगे ताकि आसानी से, आयन चैनल्स आप लोग देख रहे हैं, ये आयन चैनल जिसके थ्रू जो है इम्पल्स फिर आगे चला जाएगा, मीन्स आयंस जो है आगे मूव करेंगे तो आयन एक्सचेंजिंग फिर से डेवलप होगी, उधर भी पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन सेल टू अदर, फ्रॉम न्यूरॉन टू द अदर सेल्स, ओके। चलो तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। आओ हम लोग कुछ जो है रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है इसमें से, कौन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है भाई इसमें से, जल्दी से बताइए। अभी मैंने तो कुछ नाम भी लिए थे आपको, एसिटिलकोलिन तो है ही,
एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन भी है, यानी नहीं कौन है, कार्टिसोल्स। कार्टिसोल्स नहीं पाए जाएंगे, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आगे क्या है कि अफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी इंपल्सेस फ्रॉम, किधर से किधर ले जाएंगे नर्व इंपल्सेस। अफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी इंपल्सेस फ्रॉम, अफरेंट मीन्स व्हाट, मैंने बताया था अफरेंट मीन्स सेंसरी, मीन्स रिसेप्टर आर्गन से सीएनएस की तरफ। तो कहाँ ले जा रहा है ये, जैसे ये इफेक्टर टू सीएनएस, ये कौन करता है, यह इफरेंट करेगा। हाँ, रिसेप्टर टू सीएनएस, ये सही आंसर है, रिसेप्टर टू सीएनएस, वेरी गुड, रिसेप्टर टू सीएनएस। ओके, नेक्स्ट क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, किस कारण से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, किस कारण से पोलैरिटी डिफरेंस क्रिएट होती है, मीन्स किस कारण से इम्पल्स जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है मीन्स इम्पल्स जनरेट होता है, आप सिंपल सी भाषा में समझिए तो इम्पल्स जनरेट होता है। जल्दी से बताइए कि पोटेशियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर से क्या पोटेशियम आयन अंदर जाए तब ऐसा होगा, या सोडियम आयन फ्रॉम इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, अंदर से बाहर सोडियम आयन जाए तो होगा, या पोटेशियम आयन फ्रॉम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जाए तब ऐसा होगा, या सोडियम आयन्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो बहुत सही आंसर मुझे मिला डी, वेरी गुड, ऑप्शन डी। ठीक बेटा, ऑप्शन डी मीन्स सोडियम आयन्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर। ठीक है, बाहर से जब सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएंगे तभी जो है पोलैरिटी का डिफरेंस क्रिएट होगा और ये जो है इम्पल्स जनरेट होगा। ठीक बेटा, आगे है कि नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डोंट हैव, नर्व सेल्स में क्या ऐसा नहीं जिसके वजह से वो डिवाइड नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो अगर आप सेल डिवीजन सिर्फ जानते होगे तो। ऑप्शन बी सेंट्रोसोम नहीं होगा, वेरी गुड, क्योंकि सेंट्रोसोम मीन्स ये डिवाइड करके सेंट्रियोल बनाता है, जो सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नर्व सेल हमारी बॉडी की एक ऐसी सेल होती हैं जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितनी इनकी संख्या होती है उतनी बन जाती है, दैट नंबर डज नॉट चेंज, वह नंबर जो है घट सकता है लेकिन बढ़ता नहीं है। इसीलिए नर्व्स का डैमेज होना एक बहुत बड़ी बीमारी होती है क्योंकि उसमें रिकवरी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए अगर एक बार न्यूरल प्रॉब्लम डेवलप हो जाए तो फिर वो जल्दी ठीक नहीं होती है, क्यों, क्योंकि इसमें रीजनरेशन नहीं है और साथ ही साथ इसमें जो है डिवीजन का पावर नहीं होता है। ठीक बेटा, क्यों, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यू आर सिटिंग इन बायोलॉजी क्लास, डे ड्रीमिंग, शाम हो चुकी है, डे ड्रीमिंग कर सकते हैं आप लोग, हालांकि दिन में करते हैं। योर इंट्रिंसिक हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय, हार्ट बीट आपकी चल रही है तो कैसे, कौन सा बॉडी पार्ट ये कंट्रोल करेगा। क्योंकि ब्रेन मुझे कल पढ़ाना है तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि, ठीक है, मेडुला इसका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन का जो सबसे पिछला हिस्सा होता है, हाइंड ब्रेन का भी लास्ट पार्ट, जहां से जो है स्पाइनल कार्ड एक्सटेंड होकर के निकलती है। यह पार्ट हमारे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन मींस ब्रीदिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल में रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ब्रेन का कौन सा पार्ट जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, वह करता है मेडुला। ठीक बेटा, तो आई होप ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड यू ऑल हैव एंजॉयड एंड लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस क्लास। आप लोगों को नए नए कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो बेटा आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं और कल इस चैप्टर के रेस्ट पार्ट और साथ ही साथ और सारे क्वेश्चंस को हम लोग फिर डिस्कस करेंगे।
उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। इनको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आप लोग इसे तैयार रखिए, अपने दिमाग में रखिए, ताकि आप जो है क्वेश्चंस को कर सकें अच्छे से। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।